हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी। वेलकम टू माय चैनल कल्टीवेट लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कई बार यूपी टेट और सी टेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बीएड फर्स्ट ईयर में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। और इस पर एक फ़ाइल भी हमारी बीएड फर्स्ट ईयर में बनती है। तो अगर ये टॉपिक यहीं से तैयार हो जाएगा तो आपका यूपी टेट सी टेट के लिए एक टॉपिक यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। मिड डे मील स्कीम यानी कि हिंदी में हम इसको कह सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना। ये जो स्कीम है इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए इसको लागू करने के लिए। तो हम शुरुआत से पूरा देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से हम बात कर लेते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब बना? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक आर्टिकल था, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद में क्या बात कही गई? इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य जो है इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 साल तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। तो ये बात यहाँ पे कही गई। तो क्या कहा गया यहाँ पर? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई। कितने साल तक के बच्चों के लिए? 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपी टेट सी टेट में पूछ लिया गया है कि कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो ये हमारे आर्टिकल 45 में कही गई। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1951 में हमारे देश में तेजी से विकास की तरफ तेजी से कार्य आगे बढ़ने लगा। इसके बाद 1957 में एक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन का गठन किया गया। फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, हिंदी में मैं आपका नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, नाम अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। इस परिषद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि प्राइमरी एजुकेशन में आप ये सुझाव दीजिए, सजेशंस दीजिए कि कैसे इसके प्रोग्रेस को, इसके एक्सपेंशन को बढ़ाया जा सके, इसकी तरफ कार्य किया जा सके। तो इसके चलते इस परिषद ने बहुत ज़्यादा इसमें प्राइमरी एजुकेशन में काम किया और काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी जो कार्य करा, काफ़ी सारे क्रांतिकारी जो है चेंजेस, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस ये प्राइमरी एजुकेशन में लेकर आए। जिसके चलते 1966 में यानी कि 1966 में कुठारी कमीशन आया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया? इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि जो है एजुकेशन जो है यानी कि शिक्षा जो है उसका अधिकार सभी को है। इसलिए सभी को सरकार को जो है बच्चों को समानता का, शिक्षा में समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सबको मिलनी चाहिए। चाहे वो बच्चा बैकवर्ड क्लास से आता हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से आता हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब से आता हो, लेकिन शिक्षा का अधिकार सभी को है। इसलिए सभी को इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने अपने सजेशंस जो है, अपने सुझाव जो हैं वो वेस्टेज और स्टैग्नेशन पे भी दिए। वेस्टेज मैं आपको बताऊंगी अभी ये क्या है। वेस्टेज, वेस्टेज हिंदी में आप कह देते हैं इसको अपव्यय, और स्टैग्नेशन यानी कि अवरोधन।
वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज क्या है? वेस्टेज हम कहते हैं जब बच्चा जो है कक्षा में प्रवेश लेने के बाद जो है बीच में ही छोड़कर चला जाता है, उसे हम वेस्टेज बोलते हैं। और स्टैग्नेशन बोलते हैं अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में 1 साल से ज़्यादा उसे एक ही कक्षा में हो जाता है तो उसे हम स्टैग्नेशन बोलते हैं। तो कोठारी कमीशन ने इनको वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कम करने के लिए भी सुझाव दिए कि कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। फिर इसी के आधार पे 1968 में हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसकी घोषणा की गई। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा करी गई, ठीक है। इसके बाद 1979 में सरकार ने बोला कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को, अगर वो बच्चे जो है फॉर्मल एजुकेशन का लाभ नहीं उठा पा रहे, यानी कि औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे, उन बच्चों के लिए उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा जो है वो शुरू करी गई। नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन बच्चों के लिए शुरू करी गई। कब शुरू करी गई? 1979 में। 1979 में नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू किया गया, उनके लिए ये शिक्षा शुरू की गई। इसके बाद 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई, यानी कि दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी घोषणा की गई। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार बनता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन से सन में आई, तो 1968 में, और दूसरी कब आई? 1986 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। इसमें बोला गया कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो है यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए सार्वभौमिकरण जो है हमारी प्राइमरी एजुकेशन का होना चाहिए, ये 1986 में बोला गया। इसके बाद 1988 में हमारी ब्लैक बोर्ड योजना आई, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ये क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो योजना क्या थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसमें कहा गया कि जो भी एक स्कूल के लिए जो भी मिनिमम चीज़ें चाहिए होती हैं वो स्कूल को मुहैया कराई जाए, ठीक है, जिसमें जो शिक्षा के बीच में बाधा ना बने, ठीक है, तो ये चीज़ें मुहैया कराई जाए। 1988 में ये बात बोली गई। उसके बाद 1990 में थाईलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कॉन्फ्रेंस हुई? वो एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, यानी कि भारत ने भी भाग लिया। और इस कॉन्फ्रेंस में एक विश्व घोषणा करी गई, यानी कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन का इसमें कहा गया, वर्ल्ड डिक्लेरेशन करी गई सबके लिए शिक्षा पर। यानी कि विश्व घोषणा करी गई सबके लिए शिक्षा पर, जिसके चलते क्या हुआ कि सभी देशों ने शिक्षा के स्तर पर तेजी से कार्य करने लगे। उनका एक्सपेंशन, शिक्षा का जो है एक्सपेंशन वो बढ़ाने लगे, और जिसमें भारत ने भी काफ़ी तेजी से इस तरफ अपना कार्य बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1990 के बाद 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आया, ठीक है, ये प्रोग्राम आया। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं यहाँ, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। ये 1994 में एक प्रोग्राम आया, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, और आपके बीएड फर्स्ट ईयर में जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी इसकी फुल फॉर्म जो है कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी DPEP की क्या फुल फॉर्म है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है।
इस प्रोग्राम में मतलब ये था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अब जिला लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस पर काम किया जाए, इसलिए ये प्रोग्राम को बनाया गया। लेकिन इतने इतने सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सके, और उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बच्चे थे वो शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद भी शिक्षा को बीच में ही छोड़कर चले जाते थे, यानी कि उसको हम अपनी शिक्षा शास्त्र में बोलते हैं वेस्टेज। तो इसका बड़ी समस्या इस सरकार को इसका सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद एक समस्या और थी सरकार के सामने, पोषण की, कि बच्चों को जो है उचित पोषण कहाँ से मिले। इसके चलते जो उच्च न्यायालय था हमारा, हाई कोर्ट जो था, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये चेतावनी दी, उन्हें वार्न किया कि बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखा जाए, कि बच्चों को उचित पोषण मिला जाए, वो मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार ना हो। इस तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया हाई कोर्ट ने, ठीक है। इसके बाद इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते 15 अगस्त 1995 यानी कि 1995 में सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसको हम हिंदी में भी मैं यहाँ इसका नाम लिख देती हूँ, प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसकी शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 को, जिसको हम मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, मिड डे मील स्कीम। और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मिड डे मील स्कीम का जो नाम बदला है वो क्या रखा है, पीएम पोषण। ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब करेगी मिड डे मील स्कीम की, 15 अगस्त 1995 में। इसमें क्या था कि जो बच्चे हैं उनको जो है स्कूल में ही जो है खाना जो है वो मुहैया कराया गया, खाना बच्चों को दिया गया, जिससे जो है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लगा, और बच्चे जो है अब शिक्षा को बीच में छोड़कर नहीं जाते थे। तो अब इसके हमने मिड डे मील स्कीम का हमने पूरा देखा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि इस योजना को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था। इस योजना को शुरू करने का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ बोलेंगे एम्स और या फिर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था कि हम जो है कक्षा में एनरोलमेंट जो है बच्चों का, यानी कि नामांकन जो है वो बढ़ सके, उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ शुरू की। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसके नोट्स मैं आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो पहला क्या उद्देश्य था, पहला था एनरोलमेंट बढ़ाने की यहाँ पे, जिससे कि एनरोलमेंट बढ़े, ये उद्देश्य था। दूसरा क्या था, टू रिटेन चिल्ड्रन एंड रिड्यूस वेस्टेज, यानी कि बच्चों को जो है वो रोक के रखा जा सके और वेस्टेज को कम किया जा सके, यानी कि बच्चे जो है अब शिक्षा को बीच में छोड़ कर ना जाए, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था
to increase presence of children. यानी कि बच्चों की जो प्रेजेंस है कक्षा में वो बढ़ सके। अब बच्चे जो है पूरी तरह से प्रेजेंट रहे कक्षा में। ठीक है, ये था हमारा तीसरा उद्देश्य। और चौथा उद्देश्य क्या था? चौथा था टू रेंडर हेल्थ बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन विद न्यूट्रिशियस मील्स। यानी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी जो है अब उनको हेल्थ बेनिफिट्स जो है उसकी तरफ ध्यान दिया कि जो उनको पौष्टिक आहार यहाँ पे मिलने लगा, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ बेनिफिट्स थे वो उन्हें मिलने लगे। अब बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार नहीं हो, जिससे बच्चे जो है कुपोषण का शिकार ना हो, उनको न्यूट्रिशियस मील मिले, पोषण मिले। इस वजह से इस जो योजना थी इसको शुरू किया गया। ठीक है, पांचवा जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि टू अरेंज joint dining in order to reduce caste based differences। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जॉइंट डाइनिंग अरेंज करी जाए, यानी कि बच्चे जो है अलग अलग होके खाना ना खाएं, वो एक साथ खाना खाएं, जिसमें उनमें भाईचारा बढ़े, ब्रदरहुड की भावना बढ़े, भाईचारा बढ़े, और जो है वो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस ना आए उनमें कि ये नीची जाति का है तो इसके साथ ना खाएं, ये ऊंची जाति का है तो इसके साथ खाएं। ये भावना जो है बच्चों के बीच में नहीं आए, इसलिए उनके लिए एक जॉइंट डाइनिंग जो है उसको अरेंज किया गया कि जो बच्चे हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाएं। तो ये तो था हमारा, ये क्या था हमारा, ये कुछ एम्स थे जिसकी वजह से ये उद्देश्य थे, क्योंकि कभी भी जब कोई योजना शुरू होती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि क्यों ये योजना शुरू की गई। तो ये उद्देश्य थे हमारी मिड डे मील स्कीम शुरू करने के। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि इसमें जो फाइनेंस है, जो खर्च होता है वो कैसे कैसे होता है। जो हमारा इसमें खर्चा होता है वो होता है 75:25 का। अब 75 जो है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये, तो जो 75% जो इसका है खर्चा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जो 25 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, या और कोई पौष्टिक आहार जो है बच्चों के लिए, वो उसका जो जितना भी खर्चा होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दूसरा, जो गांव में जो स्कूल है हमारे, उनके लिए गांव में स्कूल में क्या होता है कि जो सामान रखने के लिए, खाने का जो सामान है वो एक स्टोर रूम के लिए जो खर्चा है, और किचन जहाँ पे खाना बनाया जाएगा, खाना पकाने वाली जो जगह है वहाँ पर किचन शेड हो प्रॉपर, उसका जो खर्चा है, और 25 बच्चों पर एक रसोइया और एक सहायक की व्यवस्था, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर ये संख्या 25 से ज़्यादा होती है, यानी कि 26 से 100 बच्चों के बीच में होती है, तो इस पर 2 रसोइया और एक सहायक लगते हैं, जिसमें एक रसोइया एक सहायक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसका खर्चा, और एक रसोइया एक सहायक का स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये हमारी यहाँ पे फाइनेंस हो जाता है। अब इसकी मेन्यू पे बात कर देते हैं कि इस सरकार ने जो मिड डे मील स्कीम है इसके लिए क्या मेन्यू बच्चों के लिए डिसाइड किया है। ठीक है, इसमें सरकार ने बोला है कि जो है 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम जो है प्रोटीन, ये तो 6 से 11 साल के बच्चों को मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए। मतलब उनका जो भोजन है उनमें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और जो जरूरी उनके लिए फैट्स और ऑयल जरूरी है वो चीज। ठीक है, दूसरा 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन
11 से 14 साल के बच्चों के लिए, यानी कि 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन 11 से 14 साल के बच्चों को मिलना चाहिए। अब इसमें खाने की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। तो 100 ग्राम सरकार ने बोला है कि 100 ग्राम जो है वीट और राइस विद दाल और वेजिटेबल 6 से 11 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और 150 ग्राम वीट और राइस विद दाल और वेजिटेबल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण बातें हमारी मिड डे मील स्कीम के बारे में। हमने पूरा देखा कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स इसमें लिए गए, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या इसका कौन कौन इसका खर्चा उठाता है, फाइनेंस क्या है इसका, और इसके क्या मेन्यू है। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा। तो ये टॉपिक जो है यहाँ से आपका एक टॉपिक तैयार हो गया यूपी टेट सीटेट के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड फाइल जो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर में बनती है, अगर वो फाइल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, तो मैं इसकी फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसके हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिला हो, मैंने आपकी कुछ मदद की हो, तो आप मेरी चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।